आदाब नाजरीन, मैं आपका मेज़बान के बी जानी इस्तकबाल करता हूँ सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में। दोस्तों, आवाज़ ऐसी जो सीधे कानों से होकर दिल पर असर करती है। इस आवाज़ में एक ऐसी मखनातीसी कशिश है जो हर किसी को अपना दीवाना बना लेती है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी गुलकारा की जिसने सिर्फ 5 साल की उम्र में अपनी गायकी का सफ़र शुरू किया और गुज़रते वक्त के साथ कामयाबी की बुलंदियों को छूकर गायकी की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बनाया। आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के गम बेहारा, कोई बुलाए जैसे नैनों से उतरे, नैनों से उतरे। हैदराबादी सितारे में हम आपकी मुलाकात बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखने वाली एक ऐसी गुलकारा से करवा रहे हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपनी दिलकश आवाज़ के जादू से शायकीन मौसीकी को अपना शैदाई बना लिया है। मेरी मुराद रुमाना से है। यारा यारा मंजिले रसवा है, कैसे क्यों ये हुआ, काश वो ऐसे आए। इससे क़ब्ल के रुमाना से बातचीत का सिलसिला शुरू करें, आपको इनके ताल्लुक़ से कुछ दिलचस्प बातें बता दूं कि रुमाना गुज़श्ता 20 साल से गायकी का मुजाहरा कर रही हैं और वो बॉलीवुड के साथ साथ कॉलीवुड और संदलवुड में भी बेशुमार परफॉर्मेंस दे चुकी हैं। साथ ही इन्होंने कई कन्नड़ फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग भी की है और सीरियलों के लिए भी नगमे गाए हैं और इन्हें ये एज़ाज़ हासिल है कि मशहूर म्यूज़िकल रियलिटी शो वॉइस ऑफ बेंगलुरु की वो सेमीफाइनलिस्ट भी थीं। वो मुल्क और बैरून मुल्क में कई स्टेज परफॉर्मेंस दे चुकी हैं। आपको ये बता दूं कि मशहूर प्लेबैक सिंगर्स मोहम्मद अजीज़, लक्की अली, शब्बीर कुमार, अनवर, गुरु किरण वगैरह वगैरह जैसे गुलकारों के हमरा भी परफॉर्मेंस दे चुकी हैं। आइए इस्तकबाल करते हैं रुमाना का और शुरुआत करते हैं आज के अपने इस एपिसोड की। क्या ख्याल है आपका, तुम मचल गए यूं ही फिसल गए हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में हैदराबादी सितारे में। जी शुक्रिया। सभी नाजरीन को रुमाना अहमद की तरफ से आदाब। जी रुमाना, आप महज 5 साल की थी तब से आपने गायकी का मुजाहरा पेश किया। वो क्या चीज़ रही होगी जिसकी वजह से आप गायकी की तरफ मुतवज्जो हुई? जी वैसे देखा जाए तो मेरे घर पे कोई नहीं जानते थे कि मैं गाना गाती हूँ। मेरे अब्बू जो है मेरे वालिद, वो म्यूज़िक मास्टर हैं। अच्छा। वो मोहम्मद रफ़ी साहब को और किशोर कुमार को सब बेंगलोर बुला के उन्होंने ऑर्केस्ट्रा ऑर्गेनाइज करते थे मेरे पापा। अच्छा।
तो जैसे कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी में ये चीज़ों को हाँ थोड़ा बैक किया जाता है, तो मम्मी हमेशा नहीं चाहती थी कि मैं सिंगिंग फील्ड में आऊँ, तो वो हमेशा मेरे को पीछे खींचती थी। तो जब अब्बू जब हारमोनियम लेके रियाज करने बैठते थे तो मैं भाग के चली जाती थी, छोटी अच्छा। थी तो वो अट्रैक्ट करता था मेरे को, तो मैं जाती थी, लेकिन मम्मी हमेशा मेरे को खींच के लेके आ जाती थी। तो अच्छा। मैं ऐसे ही गुनगुनाते फिरती थी। तो अब्बू के एक दोस्त थे जो एक बहुत बड़ा शो ऑर्गेनाइज करे थे, हाँ। तो उन्होंने मेरा गाना सुना था। अच्छा। तो उन्होंने बड़े शो में एकदम से मेरा नाम ले लिया कि एक अच्छा। छोटी बच्ची है, बहुत अच्छा गाती है, मैं उसको स्टेज पे इनवाइट करना चाहता हूँ। अच्छा। तो मैं दौड़ के भाग के चली गई उधर। छोटी सी बच्ची, मम्मी भाग रही है मेरे पीछे, नहीं 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 मत जा। तो मैं भागती चली गई और मैं उधर स्टेज पे जाके एकदम से माइक लेके मैं गाना गाने लग गई। वो अच्छा। जो वो है ना बच्चों का, वो कुछ कच्ची रकम पास आई ना, एक प्यारी प्यारी गुड़िया ना देना, उस टाइम पे बहुत फेमस था वो गाना। अच्छा। तो मैंने वो गाना गाया था। तो जब गाना गाते तो नजराना जो पेश करते हैं ना, सब ऑडियंस आके ऐसे नज़र उतारने लग गए। अच्छा। तो इतना प्यार मिला मेरे को कि मैं वो जो पैसे ऐसे नज़र उतारते ना, ऐसे मैं पकड़ नहीं पाई। अच्छा। तो मैं माइक छोड़ के पैसे पकड़ने लगे। तो अच्छा। मतलब वो बात एकदम से वो बोलते हैं ना, तो वहां से मेरे को पैसे नहीं, मतलब प्यार। अच्छा। जो लोग स्टेज तक आ रहे थे, मेरी नज़र उतार रहे थे कि इतनी छोटी बच्ची गा रही है, तो वहां से सिलसिला शुरू हो गया कि एक बच्ची है गाना गाती है, बोलते हैं ना चाइल्ड आर्टिस्ट। तो तब मैं बहुत सारे शोज ऐसे ही शुरू हो गया। अच्छा। तो तब मम्मी और पापा का हमेशा मतलब मत भेजो उसको, और पापा हमेशा मेरे को लेके चले जाते थे। तो अच्छा। पापा को एक प्राउड फील होता था मेरी बच्ची गाना गाती है करके। तो ऐसे शुरू हुआ था सिलसिला। अच्छा, एक सवाल हम ये जोड़ना चाहेंगे कि आपकी तालीम का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक आपने तालीम हासिल की? तालीम में मतलब बहुत शार्प थी पढ़ाई में। अच्छा। हमेशा फर्स्ट रैंक लेके आती थी। तो बीच में मम्मी ने मेरे को पूरी तरह से रोक दिया गाने से। वो बोलती रही कि मेरे को बच्ची को पहले तालीम देना है, उसको पढ़ाई में ज़्यादा पुश करना है, आप तो उसको सिंगिंग में पुश कर रहे हो, कहीं उसको स्टडीज़ से कहीं उसका तवज्जो ना हट जाए। अच्छा। तो फिर मम्मी ने एक क्या बोलते हो, एक कंडीशन रखी। अच्छा। कि अगर वो डिग्री करेगी तो मैं वापस उसको सिंगिंग में ये करूँगी। मतलब आपको एक लालच दी गई हाँ, कि अगर आप डिग्री फर्स्ट तक क्लास से, फर्स्ट क्लास अगर आप पास करती हैं जी हाँ, तो आप सिंगिंग की तरफ भी आप जा जी सकती हाँ। हैं। तो मैं डिग्री तो फिनिश की, तो उसके बाद मेरे को इस पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया, तो मैंने MBA किया। उस टाइम पे थोड़ा पॉज लग गया था मेरे सिंगिंग पे। अच्छा। MBA फिनांस में MBA किया है मैंने। अच्छा। तो पूना यूनिवर्सिटी सिम्बायोसिस से डिस्टेंस लर्निंग की मैंने। अच्छा। MBA। चलिए, अच्छी बात है। चलिए, बातचीत का सिलसिला तो ये चलता रहेगा, बहुत सारी चीज़ें आपसे हम जानेंगे, लेकिन आप आई हैं तो मैं चाहता हूँ कि कोई गीत आप गुनगुना दें हमारे ऑडियंस के लिए। पुराना गीत लता जी का गाया हुआ नगमा मैं पेश करना चाहूँगी अपने जी। ऑडियंस के लिए। जी जी बिल्कुल। तो ला 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 रुशामाती थी मगर ऐसी न थी, रोज रोज घटा छाती थी मगर ऐसी न थी। ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया, रुशामाती थी मगर ऐसी न थी। वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त शुक्रिया। रोमाना। रोमाना, लेकिन एक बात यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा कि जिस उम्र में आपने गायकी का सफ़र शुरू किया, उस उम्र में
लोग डॉक्टर इंजीनियर बनने के ख्वाब देखते हैं, जी। लेकिन आपने म्यूजिक को अपना कैरियर चुना, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए जैसे आपने बोला मेरा बैकग्राउंड तो पूरा म्यूज़िकल बैकग्राउंड था, और वो कहते हैं ना जब वाहवाही मिलती है तो मतलब मेरे ओपिनियन से ज़्यादा सब लोग मेरे को उसी चीज़ पे पुश करते गए। मतलब अच्छा। बहुत अच्छा गाना गाती है बच्ची, बहुत अच्छा गाना गाती है, तो हर इंसान मेरे को उस चीज़ पे और Appreciate करता अप्रिशिएट कर रहा था, तो मेरे को और दिलचस्पी हो रही बढ़ती थी, गई। बढ़ती गई और बढ़ती गई। तो मेरे को स्टेज मतलब ऐसा लगने लगा कि स्टेज ही है जहाँ पे मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मतलब जब मैं गाना गाती थी तो सब लोग आते थे स्टेज के पास, वाहवाही करते थे, और जैसे ही मेरा गाना फिनिश होता था सब मेरे को गोद में उठा लेते थे, बहुत सारा ये करते थे, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता था। तो मेरे को लगता था कि अब्बू, जब भी अब्बू निकलते थे, मैं अब्बू प्लीज़ मैं भी आती हूँ ना, मैं भी आती हूँ ना, तो हर बार मैं चली जाती थी उनके साथ। तो एक आध दो गाने मैं भी गा लेती थी, तो ऐसे ही बस उसमें दिलचस्पी होती गई। एक बात अच्छी हुई कि मैंने MBA फिनिश कर लिया। आज मेरे को मतलब मम्मी जो कहती थी वो बात पे बहुत क्या बोलता है, गर्व महसूस होता है कि नहीं, पढ़ाई में इसको ज़्यादा इंटरेस्ट देना चाहिए। तो चलिए ये भी है वो भी है, कभी मतलब अल्लाह ना करे कि कभी शोज़ का कुछ प्रॉब्लम हुआ, अभी जैसे लॉकडाउन में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसे वक्त पे मैं मेरा MBA डिग्री जो है वो भी यूज़ कर सकती हूँ, मैं काम कर सकती हूँ। तो सही बात। दोनों तरफ से अच्छा ही हुआ मेरे साथ। अच्छी बात है। नहीं, लेकिन रुमाना, अभी आपने जैसा जिक्र किया कि भाई आपके वालिद साहब बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करते थे। जी हाँ। ये सपोर्ट करने में कहीं उनके शोज़ में जिस तरह आप गा रही हैं, तो एक सिंगर उनके घर में खुद है, जी हाँ। तो एज ए ऑर्गेनाइज़र उनके जहन में ये बात पली बड़ी होगी कि भाई कुछ भी हो, अगर सिंगर ना आए तो हमारे पास रुमाना तो है। जी हाँ, ये बहुत आता था उनके दिमाग में कि चलो, मतलब उनका एक एटीट्यूड थोड़ा ये हो गया था कि चलो अब मेरी बेटी है, हाँ, मतलब वो मेरे शोज़ में आ सकती है। धीरे धीरे उनको वो एक मेरे को दिखता था कि उनको एक बहुत गर्व महसूस होता था कि हाँ मेरी बेटी गाती है करके। तो उनको धीरे धीरे, जैसे आपने कहा वैसे उनको वो एक क्या बोलते हैं, एटीट्यूड जो बोलते हैं ना, वो बिल्डअप होता गया कि चलिए मेरी बेटी है अभी, तो मेरे को किसी और सिंगर को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आ भी गई तो उसके नखरे सहाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही है। तो नहीं, अक्सर हम जो देखते हैं कि शोज़ में फीमेल आर्टिस्ट का बड़ा ज़्यादा डिमांड होता है। जी हाँ। जिसकी वजह से ये सारी परेशानी ऑर्गेनाइज को उठानी पड़ती है। जी हाँ। कि भाई वो कहाँ हैं, इन टाइम सही आए। है, वो हाँ। बहुत ज़्यादा होता रहता है। पहले आजकल तो फिर भी ठीक है, लेडीज सिंगर खुद से आती है, खुद से चली जाती है। पहले तो उसको जाके पिकअप करना पड़ता था, उनके लिए किसी को अरेंज करना पड़ता, बिकॉज मैं देखती थी ना मेरे पापा के साथ, तो अच्छा। उनको जाके पिक करना पड़ता था, उनको ड्रॉप करना पड़ता था, और वो मतलब मेरे को इस टाइम पे चाय चाहिए, भूख लग रही है, ये सब मैं देखती थी। और आजकल तो बहुत सारे सिंगर्स हो गए, तो थोड़ा वो सब कम हो गया, नखरे वखरे थोड़े कम हो गए हैं। अच्छा। तो उस टाइम पे थोड़ा अब्बू को वो एक बिल्डअप होता गया कि चलो अभी मेरी बेटी है, मेरे को किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती करके। सही। अच्छा रुमाना, आप जिस तरह कामयाब हुई हैं, जी। एक अच्छी सिंगर बन गई, फिर साथ में MBA भी आपने किया, तो कामयाब होने के लिए आपकी नज़र में किन बातों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ डेडिकेशन। हर चीज़ में डेडिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। कि अभी जब पढ़ाई में है, तो जब मैंने MBA एग्ज़ाम्स दिए तो पूरी रात पूरा दिन बैठ के मेहनत करती थी, पढ़ाई करती थी, भले ही कुछ भी हो जाए, मैं नींद छोड़ के सब छोड़ के, तो दैट इज़ कॉल्ड डेडिकेशन। तो उसको डेडिकेशन कहा जाता है। अभी जब सिंगिंग में आते हैं तो रियाज़, सुबह उठना, रियाज़ करना। चलो सुबह उठने को कभी कभी हम आर्टिस्ट को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, सुबह उठ नहीं सकते, रात को शोज़ करके आते हैं, तो जब भी उठे थोड़ी देर के लिए रियाज़ कर लिया करें। तो मैं सोचती हूँ कि डेडिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा। किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ आपको हासिल करना हो तो डेडिकेशन। सही बात है।
अच्छा, आपने बहुत सारे स्टेज शो पेश किए, अब्रॉड में भी पेश जी हाँ। किया, दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर, तो इनमें सबसे ज़्यादा यादगार परफॉर्मेंस के बारे में आप ज़रूर बताइए। यादगार मेरा मलेशिया का शो था। अच्छा। बहुत एक तरफ से बहुत याद, मलेशिया में मैं हर साल जाती थी। मतलब अच्छा। वहाँ पे एक उनका न्यू ईयर बोलते हैं ना, तो वो जून में आता था उनका, मलेशिया में पिनांग, मलेशिया में जो पिनांग जगह थी अच्छा। वहाँ जाती थी मैं। तो एक बार गई थी तो उन्होंने कंटिन्यूसली मेरे को हर साल बुलाते थे, तो बहुत बड़ा शो करते थे। मतलब एकदम न्यू ईयर का शो है तो आपको मालूम है, वो एक यादगार शो रहा मेरे लिए। मतलब मलेशिया जाना, वहाँ पे शो करना, क्योंकि वो जो प्लेटफॉर्म था वो मैं आज दिन तक नहीं भूल सकती। अच्छा। मतलब बहुत ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, मतलब इतना बड़ा स्टेज, इतने लोग, पूरे बॉलीवुड के म्यूजिशियंस सब, मतलब वो मैं कहना चाहूँगी कि वो मेरा फेवरेट शो, मतलब एक इवेंट यादगार शो हुआ। अच्छा, तो यादगार शो में आपने जो परफॉर्म किया, वो यादें आप हमारे ऑडियंस के साथ ज़रूर शेयर करें, वो गीत ज़रूर शेयर करें। जी। अच्छा, जो मलेशिया में मैंने जो शो किया था, मतलब जो यादगार शो था मेरा, उसमें एक गाना मैं गाई थी भूल भुलैया मूवी से। उसके लिए तो सारे ऑडियंस मतलब खड़े हो गए, स्टैंडिंग ओवेशन मिला था मेरे लिए। तो अच्छा। उसके एक 4 लाइन बिल्कुल, ज़रूर सुनाइए। मेरे ढोले ना सुन, मेरे प्यार के धुन, मेरे ढोले ना सुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेगी, जिंदा रहेगी, होके फना। मेरे ढोले ना सुन, मेरे प्यार के धुन, मेरे ढोले ना। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त, बड़ा यादगार शो आपके लिए जी हाँ। साबित हुआ। चलिए रुमाना, हाँ, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रोकता हूँ। जी। बहुत सारी हम बातें भी करेंगे और बहुत सारे आपके गीत भी सुनने बाकी है। तो नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का रास्त टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं। हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु की बहुत ही मशहूर फनकारा गुलकारा रुमाना अहमद से। ब्रेक से पहले हमने जाना इनके कैरियर के मुतालिक से इब्तदाई दौर की बातें। तो रुमाना, अभी हमें ये बताइए, आपकी इतनी मीठी आवाज़ है और इस आवाज़ की हिफाजत के लिए किन चीज़ों से आप परहेज़ करती हैं, उस बारे में ज़रूर बताइए। जी, वैसे तो ठंडी चीज़ों से, आइसक्रीम खाने से, ये सब तो रोका जाता है। बट मेरे वालिद हमेशा कहा करते थे, मतलब बचपन से जब मेरे को ठंडा पानी मैं पीती थी तो बहुत सारे लोग रोकते थे, अरे नहीं नहीं वो तो गाना गाती है, उसकी आवाज़ ख़राब हो जाएगी। तो मेरे वालिद हमेशा कहा करते थे कि नहीं, उसकी आवाज़ को मैं फ्लेक्सिबल कर रहा हूँ। अच्छा। कि उसकी आवाज़ चाहे वो ठंडा पानी भी पिए या गर्म कुछ पिए, उसकी आवाज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो उसको मैं बचपन से फ्लेक्सिबल कर रहा हूँ। तो मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे को वो एक नॉलेज दी। जैसे कि मैंने आपसे कहा, बेंगलोर में बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्टों को बुला के उन्होंने शोज़ किए थे, तो शायद उनको वो टिप उन लोगों से मिली होगी, मोहम्मद रफ़ी साहब से या किसी से, कि अच्छा। ठंडा पानी मतलब आदत डाल लो कि ठंडा पानी पी के भी
आप गा सकते। गला खराब ना हो। लेकिन हाँ, एक अच्छा। बात उन्होंने मेरे से कही थी कि गाना गाने के बाद ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, गाने से पहले पी सकते हैं। मतलब अच्छा। अगर आपकी वॉइस फ्लेक्सिबल है तो जैसे कि बचपन से अगर मेरे को अब्बू ने जो वो आदत डाल दी कि मैं ठंडा भी पीऊँ गर्म भी पीऊँ, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरा गला ख़राब नहीं होता। बट वो कहते थे कि गाना गाने के बाद ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि गाना जब हम गाते हैं तो वोकल कॉर्ड्स घिसते हैं अच्छा। ऐसे। तो जैसे हम स्ट्रेन करके गाना गाते हैं तो वोकल कॉर्ड्स ऐसे ऐसे घिसते हैं। तो ठंडा पानी हम पिएंगे जैसे ही गाना ख़त्म हुआ होने। तो वापस सूजन आ जाती है, तब अच्छा। गला ख़राब होता है। समझे ना आप मेरी बात को? मतलब मेरे साथ तो ऐसे होता है, पता अच्छा। नहीं, बट कुछ लोगों को ठंडा पानी पीते ही गला बैठ जाता है ऐसे। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि कुछ आपकी पसंद का गीत हमारे ऑडियंस के लिए ज़रूर सुनाएं। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। अंजाम है ते मेरा होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है। ये दूरियां फिलहाल है। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अच्छा रुमाना, आपने पहली परफॉर्मेंस 5 साल की उम्र में दी, जी। तो तब आपने क्या महसूस किया होगा? आपको कितनी खुशी हासिल हुई थी? उस बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए, क्योंकि वैसे ऑलरेडी मैं ये सवाल कर चुका हूँ। जी, मैं जैसे ही आपने वो सवाल मुझसे पूछा मैं फ्लैशबैक में चली गई। मतलब उतना तो याद नहीं है, बट जैसे ही मेरा नाम लिया गया स्टेज पे, रुमाना, हमारे दरमियान एक चाइल्ड आर्टिस्ट है रुमाना अहमद भाई की बेटी, जो बहुत अच्छा गाना गाती। जैसे ही मैंने सुना, मैंने मम्मी को नहीं देखा, पापा को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा, दौड़ती चली गई मतलब स्टेज के पास। इतनी खुशी, मतलब मुझे लगा कि चलो मैं स्टेज पे जा रही हूँ, मैं भाग रही हूँ। तो एक छोटा सा फ्रॉक पहन के ऐसे ऐसे भागती हुई चली गई। मेरे को वो मंजर याद है जब मैं भागती हुई गई थी, और जब मैं गाना गा के मैंने ख़त्म किया, एक बहुत बुजुर्ग आदमी शख्स, हाँ पता नहीं है या चले गए, आई डोंट नो, बट वो ऐसे बहुत मुश्किल से स्टेज के पास आए और वो 10 रुपए की नोट मेरे को दिए। ऐसे कहा कि ये मेरी तरह से, वो हिंदू थे, तो अच्छा। ये मेरा आशीर्वाद है बेटा तेरे अच्छा। लिए, ये रख, तू बहुत नाम कमाएगी। ऐसे करके 10 रुपए वो जो दिए थे ना, वो मंजर मैं भूल नहीं सकती। एंड दैट वाज माय हैप्पीएस्ट मोमेंट। बहुत खुशी हुई थी उस टाइम पे। और वो 10 रुपए की नोट मैंने आज दिन तक रखा है, उसको लैमिनेशन करके। अच्छा। तो बस हाँ, वही एक जैसे आपने सवाल किया, वो एक खुशी का मंजर था मेरे लिए। तो उसके बाद तो बस स्टेज 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 बीच में थोड़ा छूट गया था। मतलब अच्छा। मम्मी ने स्टडीज़ को इम्पोर्टेंस दे दिया था, तो बीच में थोड़ी मैंने छोड़ दिया था। अच्छा। और हाँ, मैं एक बात तो कहना चाहती हूँ, अब्बू का सपोर्ट तो था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को ऐसा घर मिला जो ससुराल जो मिला। अच्छा, आपकी जो शादी हुई है। हाँ, वो लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी, मतलब उन्होंने तो पूरी तरह से कहा कि चलो अब मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है आपके लिए, आप बढ़िए, आपको गाना गाना है, आप गाना गाइए, बस हमारा सपोर्ट है आपके लिए। अच्छा,
तो मतलब आपको फैमिली सपोर्ट के साथ Support साथ अभी मिला। आपके हस्बैंड का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट होता जी है, हाँ। ससुराली रिश्तेदारों का भी सपोर्ट जी होता है। हाँ, तो अभी तो बहुत ही अल्लाह का करम है, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। इस स्टेज पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि चलो सबका सपोर्ट मिला है, तो अब और भी कुछ करना है। करना है, बिल्कुल। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि कोई और गीत गुनगुना दें हमारे ऑडियंस के लिए। मेरे डैडी के लिए ही एक गीत जो मैं हमेशा गाती हूँ, उनके लिए ही मैं गाना पसंद करूँ। वो बैंगलोर में है, हाँ, अभी हाँ। मैं हैदराबाद में हूँ, तो उनको थोड़ा मिस कर रही हूँ, तो बिल्कुल, उनके बिल्कुल। लिए ये गाना गाती हूँ। उंगली पकड़ के तुमने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। ओ, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। फसल जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ऐसी विदाई हो तो लंबी जुदाई हो तो दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। वाह। थोड़ी इमोशनल हो गई उनको याद करके। सही बात है, सही बात है। अच्छा रुमाना, सोशल मीडिया के इस दौर में म्यूज़िक इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ है या नुकसान, आप हमें बताइए। सोशल मीडिया के आने की वजह से तो बहुत फ़ायदा हुआ है म्यूज़िक इंडस्ट्री को। जी। मतलब जैसे फेसबुक है, गूगल है, यूट्यूब है। अभी आप भी यूट्यूब पे मेरा नाम टाइप करेंगे, अभी फॉर एग्जांपल आप ऑर्गेनाइज़र हैं, आप मेरे को बुलाना चाहेंगे, तो जैसे नाम से आपको पता नहीं चलेगा, तो यूट्यूब में मेरा नाम टाइप करेंगे रुमाना अहमद, तो मेरे गाने आ जाएंगे। तो वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल मीडिया। एंड फेसबुक पे ऐसा होता है कि पहले हम कहीं शोज़ कर रहे हो, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अभी तक वो गाना गा रही है या नहीं गा रही है, पता नहीं, शायद छोड़ दी होंगी। बट फेसबुक के थ्रू लोगों को ये पता लग रहा है कि वो अभी भी फील्ड में है, अभी भी गाना गा रही है, अभी भी शोज़ कर रही है। मतलब ऐसे सोशल मीडिया बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है म्यूज़िक इंडस्ट्री में। सबकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, सबको मतलब पता चल रहा है कि हम कहाँ शो कर रहे हैं, कहाँ हम गाने गा रहे हैं। फेसबुक के थ्रू घर बैठे पता लग रहा है कि हाँ ये अभी मलेशिया में गाना कर रही है, ये दुबई में गाना गा रही है। मतलब वहाँ पे पिक्चर्स लिए पोस्ट कर दिए, हम दुबई में शो है, इवेंट है, गाना गा रहे हैं। तो आई फील कि सोशल मीडिया बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री में। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोशल मीडिया आने से बहुत सारे फ़ायदे हुए, बहुत सारे फ़ायदे हुए, नुकसान कुछ नहीं है। मेरे अंदाज से तो पता नहीं, नुकसान तो अभी तक मेरे को नहीं दिख रहा है। नहीं, देखिए रुमाना, आपने बताया कि भाई आपका जो शो होता है, आप मलेशिया जाती हैं, दुबई जाती है, सिंगापुर जाती हैं, तो वो शो का आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन देना होता हो तो फेसबुक का इस्तेमाल होता है, ठीक है, मैं माना। लेकिन अभी जो स्टेज शोज बहुत कम हो गए हैं, अभी कोरोना की वजह से। नहीं, इसका रीज़न भी आप सोशल मीडिया ही मान लीजिए। अच्छा, वो ऐसे कि एंटरटेनमेंट के लिए आपको सिर्फ क्लिक करना है बटन, आपको एक साथ सिंगर मिलेंगे, एक साथ कॉमेडियंस मिलेंगे, एंटरटेनमेंट का फुल आपको खजाना मिल जाएगा। सही है, वो तो है, वो तो इससे है, तो सही बहुत है। सारे शोज नहीं हो रहे हैं। आप क्या मानती हैं? हाँ, वो बात तो सही है आपने जो बोला। तो अभी देखो यहाँ पे कंपटीशन, अगेन कंपटीशन मैटर करता है यहाँ पे कि अभी सिंगर्स के नाम डाले तो इतने सारे सिंगर्स के नाम आ जाते हैं कि अभी उनको चुनना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे सिंगर्स जब भी नाम आते तो उनके साथ हमारा प्रोफाइल देखेंगे वो
कि यहाँ ये कहाँ कहाँ गाना गाई है और वो कहाँ कहाँ परफॉर्म किया है उसने। तो अब ऑब्वियसली उनका जो ये requirement है। रिक्वायरमेंट होता है और उनकी चॉइस होती है। जैसे आजकल तो गाने के साथ साथ लुक्स भी देखा जाता है, तो वो फोटोज़ देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, अगर उनको पसंद आए तो वो। बट आपने जो बोला वो बात भी सही है कि सोशल मीडिया से कंपटीशन बहुत बढ़ गया है हम लोगों के लिए, कि चलो एक सिंगर का नाम डालते ही बहुत सारे सिंगर्स आ गए, चलो इसको लेने से अच्छा है चलो उसको लेते हैं। ये 2-3 बार शोज़ में आ चुकी है तो इस बार किसी और को ट्राई करते हैं। हाँ, ये भी एक ड्रॉबैक है, करेक्ट। और फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपने कितने सारे शो पेश किए और आपने कहाँ कहाँ काम किया, गूगल के जरिए आप चेक कर सकते चेक हैं। कर सकते ठीक हैं, है। सही है। काम मिल रहा है, मगर कहीं कहीं हमें जो लगता है एज एन आर्टिस्ट, जी। कहीं कहीं नुकसान भी हुआ है हम्म। है ना, क्योंकि बहुत सारे शोज रुक गए हैं। जी। अब जैसे लोग स्टेज की तरफ आना नहीं चाह रहे हैं। हाँ, जैसे सही बात है। 80s 90s यानी 2000 तक भी लोग स्टेज शो में टिकट खरीद के आपकी आवाज़ अच्छी हो, आप अच्छा गाती हैं तो वो आते थे। जी। अभी घर बैठे टीवी के ज़रिए बहुत सारे रियलिटी शोज भी आ गए हैं। जी हाँ। उससे भी लोग जो है बहुत एक से ज़्यादा, बढ़िया एक हाँ। सिंगर्स आ गए हैं ना। हाँ, बट उस हिसाब से देखा जाए तो पहले जो शोज़ होते थे, जो पहले मैं अब्बू के साथ जाया करती थी शोज़ में, वो बात नहीं रही हाँ, है। वही बता वो रहा हूँ। बात तो है, वो बात नहीं रही आजकल शोज़ में, कि लोग जब जैसे आते थे मतलब पूरा ऑडिटोरियम भरा रहता था, और आजकल तो बस आधा ऑडिटोरियम फिल हो जाए तो काफ़ी है, ऐसा लगता है। ठीक है। आजकल बहुत कम आते हैं लोग, मतलब सब लग्जरी मांगते हैं, मतलब वीडियो में देख लिया, घर पे बैठे देख लिया, ख़त्म। ठीक है। कोई भी आना नहीं चाहते। अच्छा रोमाना, अभी आपने ऑडियंस की बात कही तो आप है बेंगलुरु की जी। और हैदराबाद की ऑडियंस में और बेंगलुरु की ऑडियंस में आप कितना फ़र्क महसूस करती हैं? हाँ, ये बहुत सही सवाल पूछा आपने, क्योंकि बैंगलोर की ऑडियंस जो है वो लोग, मतलब उनका जो टेस्ट है गाने का डिफरेंट है, गाना सुनने का। हाँ, गाना सुनने का, सॉरी, जो टेस्ट है उनका बहुत ही डिफरेंट है। अच्छा। हैदराबाद के लोगों में मैंने एक चीज़ देखी, उनका जो सॉन्ग सिलेक्शन और उनका जो, मतलब एक नॉर्मल आदमी भी बैठ के सुन रहा है वो 1 मिनट में गलती पकड़ लेगा। अच्छा। तो बैंगलोर में नहीं है। बैंगलोर में क्या है, गाना गा रहे हैं, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा गा रहे हैं, बस। यहाँ पे हैदराबाद के लोगों में गाने की वो क्या बोलते हैं, वो एक ये है, कशिश बोलते हैं ना, तो एक नॉर्मल आदमी भी ऐसा कुछ अगर गलती गाया ना, ऐसे उसके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि नहीं नहीं, यहाँ पे तुमने ठीक नहीं गाया। तो यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे जब शो करती हूँ मेरे को थोड़ा तो डर लगता है अच्छा। कि यहाँ के ऑडियंस बहुत शार्प है, मतलब गानों में, और उनका सॉन्ग सिलेक्शन जो होता है ब्यूटीफुल, अमेजिंग। वहाँ बैंगलोर में क्या हाँ, एक और बात, बैंगलोर में क्या होता है, अगर हमने एक स्टेज शो किया तो पूरा लिस्ट हम खुद बनाते हैं। अच्छा। कि हमें जो पसंद है, आपको सुनना है तो सुनना है, मतलब हम जो गाना गा रहे हैं सुनना है। फॉर्मेलिटीज होती है वहाँ पे। फॉर्मेलिटी होती है, और क्या होता है, मतलब पैसे दे के भी आए तो हमारा सॉन्ग सिलेक्शन है, आपको सुनना है। तो यहाँ पे वो नहीं होता। यहाँ के लोग जो है ना, मैंने एक चीज़ तो देखी, उनको जो पसंद है वही गाना है। मतलब उनको आम ऑडियंस भी हमारी सुर ताल से वाकिफ वाकिफ है, है। हाँ, और correct। गानों का सिलेक्शन, हाँ, सही कौन बात। से अच्छे गाने हैं, कौन से हमको सुनना है। और वेरी ब्यूटीफुल सिलेक्शन। जैसे यहाँ पे आने के बाद वो ज़िहाले मिस्किन मकुन बरंजिश, बहाले हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल यहाँ हमारा दिल है। ये गाना मैंने कभी बेंगलोर में गाया ही नहीं था। अच्छा। यहाँ आने के बाद पता चला कि मतलब ऐसा इतना रेयर सॉन्ग सिलेक्शन है ना यहाँ पे, मतलब, एंड मुझे अच्छा लगता है, चलो कुछ नया सीखने को मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे एक बेस बनाना, यहाँ पे एक सिंगर बनना, मतलब वाकई में मेरे को बहुत एक चैलेंजिंग लग रहा है। यहाँ के गाने सीखना, लोगों को यहाँ पे इम्प्रेस करना थोड़ा मुश्किल काम है, बट इंशाल्लाह कर लूँगी। चलो अच्छी बात है। यानी यहाँ के म्यूजिक लवर्स दूसरी जगह से थोड़ा सा
हटके है। हाँ सही बात है। मैं आप दुबई गई बेंगलुरु हूँ। में वहाँ की ऑडियंस को कोई भी गाना थोप सकते हैं। हाँ थोप सकते, मतलब वो एंजॉय करेगा, जाएगा। अरे क्या गाया भाई, बस खत्म, चला जाएगा। यहाँ यहाँ नहीं नहीं होगा। यहाँ की जो एक एक बारीकी है, जैसे मुझे नौलखा मंगा तेरे हो सैया दीवाने, उसमें जो स्टार्टिंग में अंग अंग तेरा रंग रचा के, इस मुर्खी में भी अगर कुछ मिस्टेक आ गई ना तो सामने बैठे हुए ऑडियंस ऐसे करेगा। मतलब मैंने वो नोटिस किया है। मैंने नोटिस किया है। मतलब तो मेरे को लगता है अरे यार यहाँ के ऑडियंस को तो मतलब नॉर्मल इंसान को भी इतनी नॉलेज है, तो बहुत नर्वस होके गाना गाती हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा। तो एक चीज़ वो अच्छी लगी मेरे को, ऐसे ऑडियंस मिले तो थोड़ा चैलेंजिंग लगता है गाना गाना। अच्छा चलिए, हमारी ऑडियंस के लिए कौन सा गीत आप गुनगुनाना चाहती हैं वो ज़रूर गुनगुनाएं। एक और नया गाना मैं पेश करना चाहूँगी जो मेरे हस्बैंड का बहुत फेवरेट है, और यहाँ के जो टीम बैठी हुई है आप लोगों के लिए सब मैं ये गाना गाना चाहती हूँ। जी MS धोनी का है। जी। तो आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। बहुत ज़बरदस्त। ये गाना मैं मेरे हस्बैंड के लिए हमेशा गुनगुनाती रहती हूँ। अच्छा। जब सबसे पहले हम मिले थे यही गाना गाया था उनके लिए। अच्छा। उमर यानी- जो है मेरे हस्बैंड उनके लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस गाने के ज़रिए आपके हस्बैंड को राग़िब किया। जी हाँ, यही गाने से मैंने उनको। तो ये आपकी लाइफ में ये गाना बहुत अहम रोल अदा किया। बहुत यस। हाँ हाँ चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, आपने कई एक प्लेबैक सिंगर्स के साथ शो पेश किया, जिस तरह मोहम्मद अजीज़, शब्बीर कुमार, लक्की अली वगैरह वगैरह, अनवर। तो किस गुलकार को आप अपना आइडियल मानते हैं या दिल से आप जिसको चाहते हैं इन लोगों गुरु में मानते से हैं, जिनके साथ मैंने आपने काम किया? सब उनकी जगह पे माशाल्लाह से बहुत बढ़िया गाना गाते हैं। बट उनमें से मैं 10th स्टैंडर्ड पढ़ रही थी जब मैं लकी अली के साथ मैंने शो किया था। तो मेरा मैथ्स एग्ज़ाम था दूसरे दिन। अच्छा। तो बस वो लकी अली का शो था। और हाँ, वो लकी अली बहुत ज़्यादा मेरे को इंस्पायर कर गए। बहुत अच्छा। ज़्यादा वो उनकी जो सादगी थी, और वो जिस तरह से मेरे को देख के गाओ बेटा बोलते थे, मतलब बहुत पसंद आ गए वो मेरे को। तब से मैं उनको एक आइडल मानने लगी थी। और उन्होंने मेरे पापा को बोला भी था कि अहमद भाई आपकी बेटी को वो शो के बाद थोड़ा वो होता है ना, थोड़ा जैमिंग। शो सक्सेस होने के बाद उनके बढ़ जाती हाँ है। बेंगलोर में उनका जो फार्म हाउस है, हाँ, वहाँ हाँ। पे हम सब मिले थे। तो उन्होंने अहमद भाई आपकी बेटी बहुत अच्छा गाती है, भेजो ना उसको, बॉम्बे में एक मूवी कर रहा हूँ, कसक मूवी। तो उसमें जस्ट इनफॉर्मली, ऐसे नहीं कि सीरियस बैठ के भेजिए, ऐसे नहीं, इनफॉर्मली ऐसे ही बोला। तो कसक मूवी बना रहा हूँ कि उनको चांस दे सकता हूँ मैं आपकी बेटी को। Okay. मतलब अभी छोटी है, बड़े होते होते वो बढ़ जाएगी। बट अब्बू को बहुत डर लगने लगा कि मतलब बेंगलोर से बॉम्बे भेजना बेटी को, वो उनको कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मम्मी भी थोड़ा खिलाफ थी ना, तो वो थोड़ा वो डर भी था उनको। अच्छा। नहीं हाँ ठीक है मैं देखता हूँ बोल के ऐसे टाल दिए थे। तो बस हाँ, लकी अली जी तो मेरे को बहुत, अभी आज दिन तक वो बहुत, उनकी आवाज़ मेरे को इंस्पायर करती है। ओके। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि भाई लक्की अली साहब ने आपको ब्रेक देने की बात की? हाँ।
लेकिन आप बॉलीवुड तक नहीं पहुंच पाई। अगर वो ब्रेक मिल जाता तो शायद आप बॉलीवुड के लिए भी बहुत सारे गाने रिकॉर्ड कर चुकी होती। शायद, हाँ। सही बात है। चलिए, इस प्रोग्राम के ज़रिए नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहती हैं जो सिंगिंग लाइन में इसको कैरियर बनाना चाहते हैं? मैं नौजवानों को ये मैसेज देना चाहती हूँ जो भी सिंगिंग लाइन में हैं, सिंगिंग को एक बस एक पैशन की तरह रखिए। उसको एक प्रोफेशन बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं, लेकिन अपने स्टडीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि सिंगिंग की जो लाइफ होती है वो बहुत छोटी होती है कि आवाज़ जो होती है वो कभी भी आवाज़ चेंज हो सकती है कि एक जो स्पैन होता है गाना गाने का, तो उस टाइम तक आप गा सकते हैं। बट अगर आपने स्टडीज़ की हो तो कभी भी आप स्टडीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, मतलब आप काम कर सकते हैं। जैसा मैंने भी बीच में जब सिंगिंग छोड़ दिया था, मैंने जॉब की थी, मैं एक HR मैनेजर थी, मैनेजर लेवल पे मैं काम करती थी एंड आई वाज अर्निंग गुड, मेरा भी इनकम बहुत अच्छा था। बट फिर से वो कहते हैं ना सिंगिंग ने वापस खींच लिया मेरे को, और स्टडीज़ होने की वजह से मैं कभी भी स्विच कर सकती हूँ। कभी भी अगर मेरा अल्लाह ना करे मेरा गला कुछ ख़राब हुआ, मैं गा नहीं पाई, अभी भी मैं जॉब कर सकती हूँ और मैं कमा सकती हूँ, तो एक ऑप्शन रहता है। तो मैं बस ये मैसेज बोलना चाह रही हूँ कि सिंगिंग करना है आप कीजिए, लेकिन अपने स्टडीज़ को भी इम्पोर्टेंस दीजिए। बेशक, सही बात। तो बहरहाल रुमाना, आप आई, इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरी तरफ से भी। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला जारी रहेगा हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट KB जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।